हो गया। चलो थैंक यू। हाँ, पानी दे दो बस। तो हमारा पेज भी गया, कोई बात नहीं, नया पेज हम बनाएंगे। आषाढ़ का एक दिन। कितने पात्र हैं? 12। 12 पात्र हैं और हम उन्हीं पात्रों पर चर्चा स्टार्ट हमने किया है। और हमने ये देखा कि अंबिका जो है वो बैठी हुई है और क्या कर रही है अंबिका? धान सूप में साफ कर रही है। और आपने ये भी देखा कि मल्लिका कहीं बाहर गई हुई है। मल्लिका जहाँ बाहर गई तो वहाँ बारिश होने लग गई। बारिश में वो भीगती है और फिर वो अपने घर में आती है तो मल्लिका गीले कपड़ों में कांपती हुई, सिमटती हुई घर के अंदर प्रवेश करती है। अंबिका आंखें झुकाए हुए व्यस्त है, जैसे लग रहा है देख नहीं रही है बेटी को। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के पास आ जाती है और बोलती है अपनी माँ से, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ। पहला दिन है आषाढ़ का और ऐसी वर्षा, ऐसी धारा सार वर्षा। दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई, पहाड़ियां भीग गई, दूर दूर तक की पहाड़ियां। और मैं भी तो देखो ना कैसी भीग गई। यह है मल्लिका का उत्तर। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालती है अपनी बेटी के ऊपर। सिर से पैर तक एक दृष्टि डालती है और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है। गई थी दक्षिण से उड़कर आती जो पंक्तियों को देखूंगी, वो बोलती है कि तुम क्यों गई थी वहां? तो देखो तुमने तो अपने वस्त्र ही भिगो दिए। उनके केशों को चूमकर खड़ी होती हुई ठंड से सिहर जाती है और फिर पूछती है, सूखे वस्त्र कहाँ है मां? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाओगी। लोग कहते हैं ना कि तुम जुड़ा जाओगी। अपने उत्तर प्रदेश में जो ईस्टर्न यूपी है वहां पे ये सब बड़े शब्द चलते हैं कि जुड़ा जाओगी। अगर बहुत उनसे लगाव रखोगे तो तुमको जुड़वा देंगे। मतलब इतना अच्छा मत करो कि वो तुमको ही बाद में तुम्हारे लिए जो समस्या हो जाए। तुम बोलती क्यों नहीं? अपने मां से कहती है। अंबिका आक्रोश की दृष्टि से उसे देखती है, फिर बोलती है, सूखे वस्त्र अंदर तल पे हैं, चौकी पे। मल्लिका, तुमने पहले से ही निकाल कर रखे थे। अंदर को चल देती थी। फिर बोलती है कि तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी कि तुम चिंतित होगी, परंतु मां। द्वार के पास मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने में तनिक खेद नहीं है, भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। किस चीज से साहब? चारों ओर से धुआरे मेघ घिराए थे। मैं जानती थी कि वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंकुश भी हवा ने उड़ा दिया। अंकुश मतलब जो दुपट्टा। फिर बूंदे पड़ने लगी। कपड़े बदल रही है लेकिन उसकी जो अपने मां से बातचीत लगातार चल रही है। मां से संवाद नहीं टूट रहा और आपका भी नाटक में संवाद नहीं टूटेगा, ऐसा नाटक है ये। अंबिका से आंखें मिल जाती उसी समय। वस्त्र बदल लूं फिर आकर तुम्हें बताती हूं। और इतनी बातें पहले ही हो गई। वह बहुत अद्भुत अनुभव था मां, बहुत अद्भुत। अद्भुत नहीं, बहुत अद्भुत। अंदर चली जाती है। अंबिका उठकर फटके हुए धान को एक कुंभ में डाल देती है। जैसे आप सबने देखा होगा गांव में जो लोग रहे हैं, कोठरी बोलते हैं, उसमें वो डाल देती है।
और दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लेती है और उसको फटकने लगती है। अंदर से मल्लिका के शब्द उसको सुनाई देते रहते हैं, बीच बीच में उसकी झलक भी दिखाई देती है। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र वायु, ऐसी वायु चल रही थी मां कि जैसे लग रहा था नील कमल हो। नीला कमल देखा है? नीला कमल तुमने? नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उसे अपने में ही भर लूं उस वायु को। कोई वायु अपने साथ क्या जो भर सकता है? ये सब कल्पनाएं वही व्यक्ति कर सकता है जिसका हृदय बड़ा विशाल हो। तो मोहन राकेश का हृदय जो है बहुत विशाल है। और आंखें मूंद लूं, वायु को अपने साथ ले आऊं, मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है मां। मतलब लोग बारिश में जब भीग जाते हैं तो अपने कपड़ों को निचोड़ते हैं, देखा है? अब ये बोले मेरा तो शरीर ही निचुड़ रहा है। कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओह, शीत की चुभन के बाद उष्णता सा यह स्पर्श, ठंडी के बाद अब ये जो कपड़े बदले हैं तो ये स्पर्श गुनगुनाने लगती है। और फिर कहती है गीले वस्त्र कहां डाल दूं मां, या यहीं रहने दूं। अब अपनी मां से ही उसकी पूरी बातचीत है और इस बातचीत में कुछ उसके अनुभव हैं। मैं आज के क्षण को मैं कभी भूल नहीं सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। इतना सौंदर्य, जैसे वह सौंदर्य अस्पर्श होते हुए भी मांसल हो। मतलब ऐसा सुंदरता जिसको मैं छू नहीं सकती, लेकिन फिर भी उसको छूने जैसा एहसास हो रहा है। ऐसे अगर कोई व्यक्ति हो तुम्हारे पास, उसको तो तुम छू के महसूस कर सकते हो, लेकिन मल्लिका के पास कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन जो प्रकृति की सुंदरता है वो उसको महसूस कर रही है। उस महसूस करने में उसे उस मांसल एहसास हो रहा है कि वो किसी को छू के देख रही हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। वह क्या है जो किसी भावना, जब किसी के मन में भावना आती है तभी तो कोई लिखता है। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, उसके शीतल तुहिन कड़ों को श्याम सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा। नागार्जुन की कविता। अब ये भाव तुम्हारे भीतर तो नहीं जागता, तुम कहां से लिखोगे? ये भाव मोहन राकेश के भीतर जग रहा है और ये मल्लिका के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। तभी तो मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को, सहलाती मेघमालाओं को खो जाता है। मतलब क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है। लोग जाते हैं, मेघमालाओं को देखते हैं और फिर वहां खोने लगते हैं। कोई ध्यान करने लगता है, कोई चुपचाप बैठ जाता है, कोई महसूस करने लगता है कि यहाँ की वायु महसूस करता है, कोई वहाँ का मौसम महसूस करता है। क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो जाता है। व्यक्ति अपना शुद्ध बुद्ध खो देता है। उत्तराखंड में आप जाएंगे, ऐसे लोग हैं जिनको कोई होश नहीं है, वो प्रकृति में खो गए हैं, पहाड़ियों में बैठे हैं, पहाड़ी को निहार रहे हैं। अब उनका कुछ अपना प्रेम होगा। फिर कहती है क्या बात है मां, तुम इस तरह चुप क्यों हो? अंबिका बोलती है, देखो अंबिका जो है ना, अंबिका यथार्थ है, जो वास्तव में है। मल्लिका कौन है? भावना है। और भावना जो होती है उसमें यथार्थ उतना नहीं होता, लेकिन भावना सुंदर बहुत होती है। हर व्यक्ति अपनी भावना के साथ रहना चाहता है, लेकिन भावना के साथ समस्या क्या है? भावना यथार्थ में नहीं बदलती ज्यादा। अंबिका यथार्थ की बात करती है, मल्लिका भावनाओं पे मरने वाली है। कालिदास की प्रेमिका है, अभी आपको आगे पता चलेगा। कालिदास की प्रेमिका है, कालिदास को ये भेजती है राज्य में कि तुम जाओ जी लो अपनी जिंदगी।
तुम कुछ अच्छा करोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया, तुम्हारे जीने में ही मेरा जीना है। लेकिन बाद में मल्लिका को उसके लिए कितना भुगतान करना पड़ता है, ये वेश्या बन जाती है। अभी हम आगे समझेंगे कि क्या माजरा है इसमें। ठीक है, अब अंबिका बोलती है, देख रही हूं और मैं अपना काम कर रही हूं। मल्लिका, काम तो तुम हर समय करती रहती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती, मतलब क्या बात है। अंबिका के पास आ बैठती है। अंबिका चुपचाप अपना धान का काम करती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से सूप ले लेती है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। क्या बात करो? कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि मैं भीग कर क्यों आई, या ऐसे कहो कि तुम थक गई होगी इसलिए शेष धान मैं फटक दूं, या यूं कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था, मैं चली गई थी। तो मुझे सब अच्छा लगता है। मैं घर में कब दुकेली रहती हूं, तुम कब घर में रहती हो, इसका मतलब यह है कि तुम कब घर में रहती हो। तुम्हारे यहां रहते हुए भी मैं अकेले ही रहती हूं। मतलब एक पीढ़ी अंतराल भी आपको दिखेगा माँ बेटी का। माँ अपनी बेटी से बहुत कुछ नहीं कर पाती है, बेटी अपनी माँ को बहुत कुछ नहीं कर पाती है। फिर अगर आप देखेंगे तो आगे क्या होता है, आगे की कुछ बातें। धीरे धीरे उसको कुछ शब्द सुनाई देता है मल्लिका को। बैठे बैठे मन उसका उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं तुम कुछ बताओगी। दूर कुछ कोलाहल हो रहा है, घोड़ों की टाप सुनाई दे रही है। अंबिका उठकर झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है और फिर वह भी जाकर झरोखे से देखने लगती है। टापों का शब्द पास आकर दूर चला जाता है। घोड़े आए हैं घर के बाहर। मल्लिका अपनी माँ से पूछती, ये कौन लोग हैं माँ? अंबिका कहती है, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। मल्लिका, ये यहां क्या कर रहे हैं, जाने क्या कर रहे हैं? अंबिका कह रही है, कभी वर्षों में ये आकृतियां यहां जो दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती हैं तो कोई न कोई अनिष्ट जरूर होता है। कोई युद्ध की सूचना आती है, या कोई महामारी बीमारी फैलने वाली होती है। लंबी सांस लेती है। पिछली महामारी में तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी, तब भी मैंने यही आकृतियां देखी थी। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। फिर मल्लिका कहती, परंतु आज ये लोग यहां किस लिए आए हैं? अंबिका कहती, मुझे नहीं पता क्यों आए। मल्लिका, मां तुमने कोई बात नहीं बताई? अंबिका फिर कहती है, अग्निमित्र आज लौट आया है। मल्लिका, लौट आया है? कहां से? जहां मैंने उसे भेजा था। अब देखिए यहां पर क्या बात हो रही है। तुम जानती हो कि मैं विवाह नहीं करना चाहती। मल्लिका कह रही है, मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर भी उसके लिए तुम प्रयत्न कर रही हो। तुम समझती हो कि मैं निरर्थक जो प्रलाप कर रही हूं तुम्हारे साथ। अंबिका, मैं देख रही हूं कि तुम्हारी बात सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। मल्लिका, क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति। यहां एक बात यह भी समझना है कि मल्लिका जो है एक स्वतंत्र महिला है। प्रेम करती है जरूर, लेकिन वो स्वतंत्र महिला है। उसे नष्ट करना चाहती तो वो किसी पर भी आलोचना का अधिकार, मतलब उसके ऊपर किसी को आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण जो उदाहरण है। कालिदास का एक उदाहरण बताता हूं। मल्लिका एक बात बोलती है, ठहरो मां, तुम क्यों चल दी? अंबिका, मां का जीवन भावना नहीं कर्म है। मैंने अभी आपको बताया कि मां यथार्थ है,
और मल्लिका भावना है। माँ का जीवन क्या है? भावना नहीं है। उसको कर्म करना है तब घर में रोटी मिलेगी, और तुम भावना में बही जा रही हो, उससे रोटी तो नहीं मिलने वाली। उसे घर में बहुत कुछ करना है। चली जाती है। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। सुनिए, कालिदास आ गए। कालिदास का प्रवेश हो गया नाटक में। कैसे आते हैं? एक हिरण के बच्चे को लेकर आते हैं और उसके शरीर से लहू टपक रहा है। फिर कालिदास उसको समझाते हैं, हम जिएंगे हरिण शावक, हम जिएंगे। जिएंगे ना? उससे पूछता है, जिएंगे ना? एक बाण से आहत होकर हम अपना प्राण नहीं देंगे। एक बाण हमें नहीं मार सकता। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ? हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल घास खाएंगे। खाएंगे ना हरिण शावक? ये हैं कालिदास। कुछ समझ में आया? नहीं। कोमल घास खाएंगे, खाएंगे, कोमल घास खाएंगे। किसको कह रहा है? हरिण शावक, हिरण के बच्चे को। यहां कह रहे हैं कोमल दुर्वा खाएंगे। दुर्वा मतलब होता है घास। खाएंगे ना। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर आती है। मल्लिका भावना प्रधान है। हिरण के खून टपक रहा है। यह आहत हरिण शावक, यहां ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह इस जगह भी ऐसी बातें चल रही हैं? कालिदास, आज इस हमारे जो ग्राम के प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूं। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। हरिण शावक को अपने हृदय से लगाकर थपथपाने लगता है। फिर कहता है कालिदास, हम सोएंगे। हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे, हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हम थोड़ा दूध पी लें। एक जानवर और एक इंसान के बीच में क्या सामंजस्य होता है और क्या संबंध होता है, और हृदय में अगर दूसरे के लिए पीड़ा नहीं है तो जीवन बेकार है। यहां तो इंसान इंसान के लिए नहीं, भाई लोगों के मन में दुख है। कालिदास के अंदर एक हिरण के बच्चे के लिए इतना दुख है। उससे वो लगातार बात कर रहा है, काउंसलिंग कर रहा है। कैसा है हिरण के बच्चे कि हम जिएंगे, घबराना मत, एक बाण से अपने प्राण नहीं छोड़ेंगे। घी का लेप होगा, आराम करेंगे, दूध पिएंगे, थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर हम सुबह उठेंगे और फिर हरी हरी घास खाएंगे। कितना मजा आएगा, सोचो। अब उसको भले समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन उसको यह समझ में आ रहा होगा कि कोमल स्पर्श तो हो रहा है, सहलाया जा रहा। ठीक है। फिर वो बोलता है, मल्लिका थोड़ा दूध हो तो किसी पात्र में ले आओ। मल्लिका बोलती है, मां ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूं। ये इतनी बात। कालिदास क्या कहता है? हम पहले से ही सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते कैसे बना। और राज्य के कर्मचारी कितने निर्दयी, कितने निर्मोही थे कि वो कोमल रुई जैसे इसका है तन, उस पे उन्होंने ये बाण छोड़ दिया। यह कुलाच भरता मेरी गोद में आ गिरा। मैंने कहा, मैं तुझे वहां ले चलता हूं जहां तुझे अपनी मां की सी आंखें और उसका स्नेह मिलेगा। वाह, मतलब मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं जहां तुमको अपनी मां की याद आएगी। मतलब मल्लिका जो है मां के समान है और तुमको वैसा ही स्नेह मिलेगा। फिर मल्लिका समझाती, यहां माहौल पहले ही गर्म चल रहा है, मां जो है बहुत नाराज चल रही है। सच, आज मां बहुत रुष्ट है। मां को अनुमान हो गया है कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर ना आती।
माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है कि मैं बदनाम हो जाऊंगी तो क्या होगा, नाम में भी बदनामी है। देखो, प्यार करना, प्रेम करने में बड़ी समस्या ये है, प्रेम मान लो मित्रता है और उसमें भी घूम रहे हैं तब भी बदनामी है। माँ ये सब बात जानती है क्योंकि माँ भी उस उम्र में रही है, वो जानती सब कुछ है, इसलिए वो बोलती नहीं। उसको पता है कि बेटी आज भीगी है, और जो भीगी है तो अकेले कोई भीगता नहीं, अकेले भीगने में मजा नहीं, भीगना तो किसी के साथ ही होता है। तो कालिदास को देखिए, अब ये सारी बात वो समझाती, लेकिन कालिदास वो कहते हैं कि हमें दूध दे दो, मैं इसको जो दूध पिलाऊंगा। ठीक है, तब तक अचानक दरवाजे पर राजपुरुष आते हैं, द्वार के पास रुक जाता है और क्षण भर वह कालिदास को देखता है। कालिदास का मुंह अगर आप देखेंगे तो वो हिरण को दूध पिला रहा है, हिरण के बच्चे को। लेकिन जो राज्य का कर्मचारी है दंतुल, वो आ चुका है। दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर देना चाहते हो क्या? दूध पिला रहे हो, इसके मांस को और कोमल करना चाहते हो? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। ये दोनों के दोनों नेचर से प्यार करने वाले लोग हैं। अगर आज देखेंगे, अगर आप जो नर्मदा बचाओ या चिपको आंदोलन जो भी चले हैं, वो ऐसे ही लोगों द्वारा चलाए गए हैं जो नेचर को प्यार करते हैं। कालिदास और मल्लिका दोनों गांव के लोग हैं, और गांव के लोग आमतौर पर अपने पेड़ पौधे जानवर सबसे प्यार करने वाले लोग हैं। आजकल के लोग बड़े मूर्ख टाइप के हैं, पहले के लोग बगीचे लगाते थे, हर व्यक्ति बगीचा लगाता था, छोटा हो बड़ा हो सब बगीचे लगाते थे, हरियाली थी। लेकिन आज क्या है, हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि कहां से पेड़ काटें और अपने घर का सोफा बनवाएं या उसको बेच दे ले जाके। यहां इस बात को देखना है। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं और पीछे हट जाते हैं हरिण शावक को लेकर। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास फिर अपने प्रश्न करता है। जहां तक मैं जानता हूं हम लोग आपस में परिचित नहीं हैं, तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। हमारा कभी का परिचय नहीं है, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को तुम उठा लाने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? हमने मारा था, हम राजपुरुष हैं, हम अधिकारी हैं, आईएएस, हम किसी को भी मार सकते हैं, हम पुलिस में हैं। हमने जिसको मारा उसको तुमने क्यों उठाया? यह तो कहो द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने थे, इसलिए मैं आ गया तक। जब तुम इसको लेकर भागे हो गोद में, तो इसके खून की जो बूंदें हैं वो टपकते हुए हम रास्ता पा गए कि हरिण शावक यहीं गया है। अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हें कहां ढूंढ पाता? मौसम घिरा हुआ है, बादल बने हुए हैं, मेघ गर्जन कर रहे हैं, बरसात हो रही है, सब कुछ हो रहा है। कालिदास, देख रहा हूं कि तुम लोग इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल हंसता है व्यंग्यात्मक दृष्टि से। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूं कालिदास। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं कहां का निवासी हूं और मैं कौन हूं। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा हूं। दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर कह रहे हो? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो तुम। मतलब तुमने ये हिरण के बच्चे को चुराया है तो ये चोरी का इल्जाम है, और तुमने कुछ ऐसी विद्या भी सीखी है कि तुम लोगों के मस्तिष्क को भी पढ़ते हो। मल्लिका को चोट खाई हुई सी आगे आती है। अब आपको समझना पड़ेगा कि दंतुल राज्य का अधिकारी है, कालिदास एक कवि है और मल्लिका उसकी सहयोगिनी है, और ये दोनों जो प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। मल्लिका,
तुम्हें ऐसा लांछन लगाते हुए शर्म नहीं आती? कौन है ये, इनके ऊपर ऐसा आरोप लगाते हो? दंतुल, क्षमा चाहता हूं हे देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं ये मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। कालिदास, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष, यहां पर हरिणों का आखेट नहीं होता। राजस्थान में चले गए, अगर तुमने चिंकारा मार दिया तो सलमान खान जेल चले गए, और उसी को उस मामले से बचने के लिए कई साल का प्रयास करना पड़ा। भारत की भूमि ऐसी है, यहां जानवरों का ही शिकार हुआ था। बहुत सारे एक्टर गए थे, हम साथ साथ एक पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, वहीं पे एक एक्ट्रेस ने बोला था मिस्टर खान से कि एक बढ़िया हिरण का शिकार करो, आज बने वही। हम उत्साहित हो जाता है, यहां नायिका कोई बताए तो उत्साहित हो गया हीरो, शिकार हो गया, बाद में जेल वही गए, और उसके बाद भी माफी, हर तरह से हर काम करना पड़ा। तो यहां पर भी यही मामला है हरिण शावक का, और तुम यहां के हो नहीं, बाहर के हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम तुम्हें अपराधी न माने। तुमने हमारे हरिण को मारा, तुम यहां के नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें अपराधी नहीं मानते। तो राजपुरुष को क्या अपराध का निर्णय गांव के लोगों से पूछना पड़ेगा क्या? तुम और ये बताओगे कि हम अपराधी नहीं है? हम कौन है पता है? 1 मिनट में गायब कर देंगे, एसपी हैं हम, ठीक है। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय की परिभाषा देता है, मुझे दंतुल को नहीं। कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो लगता है, फिर भी यह नहीं जानते कि राजपुरुषों का अधिकार कहां तक होता है। मुझे देर हो रही है, जल्दी हरिण शावक मेरे पास तो। मतलब आज हरिण शावक को लेकर ही मानेगा। कालिदास, यह हरिण शावक इस पर्वत भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पर्वत भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। ये हमारे बीच का है, जैसे मैं हूं वैसे ये हरिण है। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर लेकर जाओ और इसे बिस्तर पे सुलाओ। अंबिका सहसा अंदर आती है। इस घर में, यह घर जो है, इसका बिस्तर हरिण शावकों के लिए नहीं है, क्योंकि यथार्थ है मामला। वह कहती है इस घर का जो बिस्तर है वो हरिण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका बीच में आती है, तुम देख रही हो ना मां इसकी हालत? अंबिका, हां देख रही हूं, इसीलिए कह रही हूं। तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास, इसे मुझे दे दो, तुम लोग संभाल नहीं पाओगे। 2 मल्लिका मैं इसे लेकर जाऊं। दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में भर लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का ही बिस्तर पर्याप्त होगा, इसे मैं अपने घर लेकर जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। दंतुल, ओ राजपुरुष, और वो तुम्हें ले जाते हुए देखता रहेगा। कालिदास, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, वो जो चाहे वो कर ले। बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी पर कालिदास चढ़ जाता है। दंतुल, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसका पीछा करना चाहता है, लेकिन पीछे से मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने आ जाती है। ठहरो राजपुरुष, ठहरो। हरिण शावक के लिए हट मत करो, तुम अच्छे व्यक्ति हो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है।
उनके लिए संवेदना का, उनके कहने में ही एक भाव है। मतलब तुम राजपुरुष हो, तुम अधिकार के लिए केवल, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, तुमने एक मार दिया। वो संवेदना वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने हरिण शावक के लिए अपने आप को भी नहीं पीछे। मतलब अब आप सोचिए कि राजपुरुष जो उसको मार सकता है, लेकिन कालिदास उस पर भी तैयार नहीं है। ये है जो प्रकृति और जो पुरुष का संबंध। जो लोग अपने आप को नेचर में डाल देते हैं, फिर नेचर के लिए जान भी दे सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में जब चिपको बचाओ, अगर जब आप आंदोलन देखेंगे या जो पेड़ बचाओ आंदोलन चला था, उस पर महिलाएं पेड़ों से जो वो लिपट गई थी, उन्होंने कहा इसको काटने से पहले मुझको काटो, और जब मुझको काटोगी तब ही होगा पेड़ कटेगा। बाद में उन महिलाओं का बड़ा सम्मान उत्तराखंड में, अभी भी आप जाएंगे तो उनको पर्यावरण का मित्र कहा जाता है। और जैसे जैसे हम पर्यावरण से खेल रहे हैं, वैसे वैसे जोशीमठ नीचे धंस रहा है। ये नाटक इस बात का भी संकेत है कि हमें पर्यावरण से खेलना नहीं है, हमको भी प्रकृति को जो बचाए रखना है। ठीक है, कालिदास की रक्षा करने का मल्लिका प्रयास कर रही है, और वो प्रयास में वो कहती है, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। कालिदास निशस्त्र हैं, और उसके बाद भी वो तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे, मैं जानती हूं उन्हें। तुम्हारे पास हथियार है, तलवार है, तुम उन्हें मार सकते हो, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद वो चिंता नहीं करेंगे। फिर दंतुल बोलता है, कालिदास तुम्हारा अर्थ है कि मैंने जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था, क्या वो कवि कालिदास है जिनका इतना बड़ा नाम है, वो यहां रहते, इस गांव के हैं? अब दिमाग पागल हो गया। कालिदास की मतलब ख्याति बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं की थी। अब दंतुल को समझ में आया, क्या ये वही कालिदास हैं जो हरिण शावक को लेकर गए, ये इतने बड़े कवि? मल्लिका ने कहा, हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कालिदास कवि हैं? दंतुल कहता है, कैसे जानता हूं? उज्जैनी की राजसभा का हर व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कालिदास को जानता ही है कि ऋतु संहार इन्होंने लिखा। मल्लिका, उज्जैनी की राजसभा का हर व्यक्ति इन्हें जानता है, और मैं इनको हल्के में लेती हूं। दंतुल, सम्राट स्वयं ऋतु संहार पढ़ते हैं। सम्राट जो हैं हमारे स्वयं ऋतु संहार पढ़ते हैं, उनकी प्रशंसा, उन्होंने ऋतु संहार की प्रशंसा की है। इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना चाहता है, उन्हें राजकवि का पद देना चाहता है। आचार्य वर रुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहां आए हैं। मतलब उज्जैनी में राजा रहते हैं, वहां से ऋतु संहार के लेखक को ढूंढने के लिए एक आचार्य भेजे गए हैं कि जो कालिदास को ले आए, राज्य उनका सम्मान करना चाहता है। ये वही कालिदास हैं जो यहां मल्लिका के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। मल्लिका, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन देना चाहता है। दंतुल, मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ अशिष्ट व्यवहार किया, मैं नहीं जानता था कि वो इतने बड़े आदमी हैं, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी होगी। अब सोचिए अंबिका का क्या हाल होगा। मतलब गांव का आदमी जो है हल्के में ले लेता है, किसी किसी को चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण खड़ी है, फिर सहसा उसकी चेतना लौट आती है। अंबिका इसी भी दूध का भाजन उठाकर, इनके जीवन में, अंबिका के जीवन में यही चल रहा है कि दूध का बर्तन वहां फेंक के लोग चले गए हैं, उसको हटाना होगा। दूध का भाजन उठाकर एक कोने में रख देती है। जिस पात्र में पहले दूध था उसे देखती है, उसे छोटे पात्र में फिर डालकर शक्कर मिलाने लगती है। इनका यही काम है। मल्लिका, तुमने सुना मां,
राज्य उन्हें राजकवि का पद दे रहा है, आसन देना चाहता है। अंबिका हाथ से गिरते दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती, हाथ से दूध गिरने लगता है पात्र, उसको पता है कि अब ये राजकवि बनेगा तो मेरी बेटी का भाग्य खराब हो गया। अगर यहां रहता तो कम से कम शादी विवाह करता, लेकिन अब ये राजकवि बन जाए, जो आईएएस बन जाए। तो आमतौर पे अभी तक आपने देखा होगा जितने लोग आईएएस जो हुए, बहुत अच्छे लोगों की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आमतौर पे जो आईएएस हुए बाद में उनको प्रेम व्रेम ज्यादा याद रहता नहीं है कि हमारा प्रेम कहाँ था। और अगर जो जो मान लो कि अगर कोई लड़की आईएएस हो जाए तो उसको भी नहीं याद रहता है। लड़कों में फिर भी संभावना है, लड़कों में फिर भी संभावना है कि वो शादी कर ले, लेकिन लड़कियों में एकदम संभावना नहीं। अभी तक ऐसे केस मेरे सामने आए नहीं है कि जो लड़कियां आईएएस हुई हों, आईपीएस हुई हों और उन्होंने अपने उस साथी का चुनाव किया हो जो 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 पीछे छूट गया। लड़कों को खूब जानता हूं कि उन्होंने एक बार चुनाव किया तो फिर कर ही लिया चुनाव, फिर वो पीछे नहीं हटे। अब यहां पे यही मामला आएगा, खड़ा होगा। अंबिका, गीले वस्त्रों को मैंने सूखने के लिए डाल दिया है। उनका इसी में चल रहा है कि गीला वस्त्र, फिर वो धान साफ करेंगी, फिर वहां बर्तन फेंका उसको सही करेंगी, उनको किसी से लेना देना नहीं। थोड़ा सा दूध शेष है, उसमें मैं चीनी मिला देती हूं, शक्कर। मल्लिका, तुमने, फिर वो बोलती है, तुमने सुना नहीं मां, राजपुरुष क्या कह रहा था, दूध पी लो। उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है कि कालिदास को कौन सा सम्मान दिया जा रहा है। आशा करती हूं अब यहां किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। आतिथ्य मैं चाहती हूं आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं, क्योंकि मेरे कालिदास का सम्मान है। एक तरफ है भावना और एक तरफ है यथार्थ। भावना और यथार्थ का संघर्ष चल रहा है। अंबिका सब जानती है क्या होगा इसका रिजल्ट, मल्लिका सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानती है, क्योंकि वो प्रेम के बंधन में है, और प्रेम का बंधन यहां पर शारीरिक आकर्षण से ऊपर का है। कालिदास के जाने की घटना के बाद मल्लिका के जीवन में क्या क्या होगा, ये अपने आप में आप सोच के दहल जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी मल्लिका उसे जाने देगी। कालिदास नहीं जाना चाहता है, कोई सम्मान नहीं चाहिए कालिदास को। मल्लिका उसे प्रेरित करती है कि नहीं, तुम जाओ, तुम सम्मान प्राप्त करो। लेकिन आमतौर पे यह होता है कि राजा किसी अच्छी चीज को देखते हैं तो छोड़ते नहीं है। बाद में राजा इसको कश्मीर का शासक भी बनाएंगे और उसके बाद राजकन्या से विवाह भी करेंगे। अब फिर जब ये आखिरी में आएगा तो इसके पास, इसको यही नहीं लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना था। इसको याद इसी गांव की रहती है। कुछ भी करता है हमेशा याद करता है गांव की पहाड़ियां, वहां का मौसम, वहां की भावना। फिर शहरों के लोगों को देखता है तो उनका बनावटीपन और एक अजीब तरीके से देखना, पीड़ा, कई तरह की समस्याएं, सब कुछ दिखाई देगा। आगे सुनो इसमें क्या हुआ। अंबिका, मैं दूध से नहा चुकी हूं। वो ये बोलती है कि तुम दूध पी लो, तो कहती है कि मैं दूध से नहा चुकी हूं। मल्लिका, तुम कितनी निष्ठुर हो मां, कितनी निष्ठुर, मतलब तुम्हारे अंदर कोई पीड़ा नहीं है। मां, तुमने नहीं सुना, राज उन्हें सम्मान दे रहा है और फिर भी तुम ऐसे डैश डैश डैश। अंबिका, दूध पी लो। अंबिका उससे कहती है, अपनी बेटी दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मोह न करो। मैं तुम्हारे लिए बिस्तर जो बिछा देती हूं, मैं जैसी निष्ठुर हूं मुझे वैसा ही रहने दो। मल्लिका उसके जो गले में अपनी बाहें डाल देती है अपने मां के। मल्लिका, नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो मां। मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो, अभी बोली है, अब भूल गई।
नहीं नहीं, तुमने नहीं कहा, अब दूध पी लो। आगे का कुछ थोड़ा सा आगे करें। हाँ, कालिदास के, अभी ये तो सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे। मल्लिका, तुम उनके प्रति इतना अनुदार जो रही हो मां, तुम जानती हो कि उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा है, वह कैसे साधनहीन है और अभावग्रस्त रहे। मतलब कालिदास के बारे में बता रही है कि कालिदास के पास जीवन में कुछ भी नहीं है, वो साधनहीन है और भावग्रस्त हैं। अब उसके बाद फिर अंबिका क्या कहती है, और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा तो तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आएगा। अब वो राजकवि बनने जा रहा है। अब तुम ये सोचो, अब तो तुम ये बात बता रही हो कि वो अभावहीन, अभाव उसके पास है, साधनहीन है। तो मल्लिका थोड़ी देर चुप हो जाती है बिल्कुल, फिर कहती है किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। मल्लिका, यह तुम्हारी नहीं, विलोम की भाषा है। कौन है विलोम? अगर आप देखें तो एक गांव का व्यक्ति है। अंबिका, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूं कि तुम्हारे साथ उसका इतना संबंध, और तुम एक उपादान हो, तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? क्या तुम्हारे प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं है? कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा, घर में एक समय भोजन की व्यवस्था नहीं रहेगी, तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगे? मां जीवन जीने की बात कर रही है, बेटी भावना में चल रही है। मां कह रही है कि उनसे ये पूछो कि मेरा जीवन कैसे चलेगा। वो संबंध नैसर्गिक संबंध से परे एक ऐसा संबंध भी चाहती है जहां एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले एक महिला की, कि मेरी मृत्यु जब हो जाएगी तो तुम कैसे जियोगी, क्या करोगी, यही भावनाएं रहेंगी तुम्हारे पास, तो उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का क्या समाधान कर पाएगी? फिर कह दो कि यह मेरी नहीं, विलोम की भाषा है। मल्लिका सिर झुकाए चुपचाप बैठे अंबिका की ओर देखती है। मां, आज तक जीवन किसी तरह से तो हमारा जो बीता ही है, आगे भी बीत जाएगा। आज जब उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, किसका? कालिदास का, तो मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करूंगी। ये है यहां कहानी। मतलब मल्लिका अगर चाहती तो कालिदास जा नहीं पाते, देवसेना चाहती तो स्कंदगुप्त युद्ध न लड़ पाते। लेकिन यहां नायिकाएं जो हैं, जयशंकर प्रसाद की परंपरा के व्यक्ति हैं, तो नायिका महान होगी ही होगी। अगर कालिदास हैं तो मल्लिका के वजह से मल्लिका उनकी भावनाओं को उद्दीपन करती है, जगाती है। मल्लिका को देखते हैं तो उनके अंदर एक भावना उमड़ती है, और जब वो विवाह करते हैं तो वहां कोई भावना नहीं है। क्या समझ पा रहे हो? मातुल, अंबिका, क्या घर में हो? मातुल आता है तो मल्लिका कहती है क्या हुआ? अरे मातुल, मातुल, मैंने इसे पाला पोसा, बड़ा किया। किसकी बात हो रही है? कालिदास की। कालिदास के जहां जिसके यहां रहता था कालिदास, वो व्यक्ति आ गया है। वो ये कह रहा है मैंने इसे पाला पोसा, बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि इस तरह से हमें छोड़कर चला जाए? कुलद्रोही।
मल्लिका, परंतु उन्होंने तो सुना है कि राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है उन्हें। उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मातुल, यही तो कह रहा हूं कि उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मैं ठीक कह रहा हूं, आचार्य कल ही इसे अपने साथ ले जाने के लिए कह रहे हैं। अब देखिए लीला, मल्लिका भी भेजने के लिए बहुत इच्छुक नहीं है। मल्लिका, किंतु डैश डैश डैश। मातुल, 2 रथ आए हैं, रथवा आए हैं, 4 अश्वारोही आए हैं, और मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका, हमारे दौहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। तुम अंबिका, तुम अपने भागने की बात कर रहे हो, अपने भांजे की बात कर रहे हो? हाँ, उसी की बात कर रहा हूं। अंबिका, तुम समझो, एक तरह से ही राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है, और मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है कि मैं राज की मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूं। मतलब मल्लिका का विवाह भी एक अच्छे कुल में होने के लिए हो रहा है, लेकिन मल्लिका कहती है कि मैं राज की मुद्राओं से बिकने वाली नहीं हूं। उत्तेजना में एक कोने से दूसरे कोने वो टहलने लगता है। मातुल कहता है, उसके पहले बोलती है मल्लिका, कालिदास राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है तो ग्रहण करो, नहीं तो कविता का मूल्य ही क्या है। अब एक बात यह समझना पड़ेगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जब राम की शक्ति पूजा लिख रहे थे, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन जो है बहुत अभाव में बीता था। अपने जो बिटिया का विवाह भी वो नहीं कर पाए थे, फिर बाद में अपने एक शिष्य से ही करना पड़ा। तो समस्या ये है कि अगर कोई कवि है और उसकी कविताओं का कोई मूल्य ही नहीं लगेगा तो उसका जीवन कैसे चलेगा। यहां इस बात का भी प्रश्न है। जीवन भावनाओं से नहीं चलता है, जीवन चलता है अंबिका वाले रास्ते से। लेकिन अंबिका वाला ही रास्ता भी बिल्कुल सही नहीं है। भावनाएं जरूरी हैं, भावनाएं आवश्यक हैं, भावनाओं से ही हम आगे बढ़ते हैं। मल्लिका कहती है, कविता का कुछ मूल्य है आर्य, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूं कि उनके हृदय में यह सम्मान कहां चुभता है। आगे बढ़ते हैं। मल्लिका, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। एक व्यक्ति आ गया है विलोम, वो भी कवि है। मैं कब कहता हूं कि वो बाध्य हैं, परंतु संभव है कि कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों? कालिदास को जाना है सम्मानित होने, लेकिन अब उसके सामने ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं। जो लोग मल्लिका से लगाव रखते हैं वो लोग कालिदास से भी जवाब चाहते हैं कि तुम वहां जाकर क्या करोगे, और ऐसा तो नहीं कि मल्लिका का जीवन यहीं बर्बाद करोगे। तो प्रश्न उत्तर की एक श्रृंखला शुरू होती है। कालिदास, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूं। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। विलोम, अनाधिकार प्रवेश क्यों अंबिका? तुम्हें कालिदास की यह बात कहां तक संगत लगती है कि मैं विलोम दूसरों के घरों में अनाधिकार प्रवेश करता हूं? अंबिका कहती है कि मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना। कालिदास कहता है
कि तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो विलोम। मैं इतना ही जानता हूं कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने में तनिक मोह नहीं है। मैं गांव नहीं छोड़ना चाहता, मल्लिका को नहीं छोड़ना चाहता, हरिण शावक को नहीं छोड़ना चाहता, उपत्यकाओं को नहीं छोड़ना चाहता, मुझे कुछ नहीं छोड़ना है। विलोम, निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? ये तो साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, यदि ऐसा हो जाए तो क्षण भर के लिए स्वीकार कर भी लिया जाए तो तुम जाने का निश्चय कर लो, तो ऐसी स्थिति में क्या उचित होगा? मल्लिका और कालिदास के बीच एक दूसरे को दोनों देखते हैं। फिर मल्लिका बोलती है, आर्य विलोम, आप अपनी सीमा में रहकर बात करें, मैं बच्ची नहीं हूं। यहां सभी लोग जो मल्लिका को भी प्रोटेक्ट करना चाहते, अंबिका के इन्फ्लुएंस की वजह से, अंबिका सबको बुला रही है, चाहे वो मातुल हो, चाहे वो विलोम हो, सभी लोग घेराबंदी करो कालिदास की, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी बेटी यहां बर्बाद हो जाए और ये यहां निकल ले। इससे थोड़ा सा कुछ या तो जाए तो विवाह करके जाए, कुछ ऐसा सिस्टम बना दे। पता चले कि सिस्टम कुछ नहीं बना, अपना निकल लिए। जो पर्वत महल घुमाते कि ये वाला पर्वत देख लिया जाए और चलो यहां भीग लिया जाए, ये बहुत होता है। तो यहां ये है। तो फिर वो बोलती है कि मैं बच्ची नहीं हूं, अपना भला बुरा। आमतौर पर लड़कियां ये डायलॉग हमेशा देती हैं, जब किसी से प्रेम हो जाता है ये डायलॉग देती हैं, मैं बच्ची नहीं हूं, अपना भला बुरा सब समझती हूं। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे हैं आर्य, आप यहां इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में आए हैं। विलोम, यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूं, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मल्लिका, मेरे यहां होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। एक बात कालिदास से और करना चाहता हूं। क्या? यह मुझसे अधिक कौन जान सकता है? क्या? कालिदास बोलता है कि फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राज्य का आशय स्वीकार करने का नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न एक मेरे सामने है, और वो प्रश्न है तुम। देखिए, व्यक्ति अच्छे की पहचान क्या है? कि वो समय पर सही बात करे। लेकिन कुछ महिलाएं त्याग में इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, उससे उन्हीं का जीवन चौपट हो जाता है बाद में। मल्लिका को ये पता है कि हल्का सा इशारा मैं कर दूंगी तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन मल्लिका इशारा कुछ नहीं करना चाहती है। मल्लिका अंबिका नहीं है, मल्लिका भावना है, और भावना में व्यक्ति सब कुछ छोड़ने में विश्वास रखता है। प्रेम का मतलब होता है बिक जाना, तो बिकने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, मतलब तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देने का मतलब है प्रेम। इसके अलावा प्रेम और कुछ नहीं है। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को प्राप्त कर ले। प्रेम का मतलब है कि उससे जो कुछ मिल रहा है, अगर उसके मिलने में तुम्हें अच्छा लगता है तो प्रेम है, और केवल तुम उसे प्राप्त करना चाहते हो तो फिर प्रेम नहीं है, वो केवल एक आकर्षण है। यहां इस बात को समझना है। और उसके बाद मल्लिका ये बात बोलती, और वो प्रश्न है मैं जानती हूं। फिर वो कहता है हाँ। फिर उसे बाहों में पकड़कर आसन पर बिठा देती है। यहां बैठो, तुम मुझे जानते हो। कालिदास उसकी ओर देखता है और देखता ही रहता है। तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर यहां रह जाओगे तो मुझे सुख होगा? उमड़ते हुए आंसुओं को दबाने के लिए आंखें झपकती है और ऊपर की ओर देखती है। मैं जानती हूं कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर में इतनी रिक्तता छा जाएगी कि बाहर संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा। फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर सकती, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। मुस्कुराने का प्रयास, मुस्कुराने की वजह तुम हो।
मैं हृदय से कहती हूं कि तुम्हें जाना चाहिए। देखिए, पूरा अगर मुझे लगता है कि जो फिल्मों के भी गाने बने होंगे ये 1956 में लिख रहे हैं। आप सोचिए, हल्की बात नहीं है जो लिख रहे हैं ना। साहित्य तो पढ़ने वाले होंगे ही, जो भी बॉलीवुड में अच्छे लोग होंगे निश्चित रूप से साहित्य उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा होगा। आप चाहे जो गुलजार को ले लो, चाहे जो मनोज मुंतशिर को ले लो, चाहे वो जावेद अख्तर, सबने पढ़ा है। साहित्य पढ़ना ही पड़ेगा फिल्म बनाने के लिए, नाटक बनाने के लिए। हमारे हॉस्टल के एक सीनियर रहे तो तिग्मांशु धुलिया, और हमारे हॉस्टल में इलाहाबाद में रहे, एन झा के हैं वो। तो मैं तो जो दूसरे हॉस्टल में रहा हूँ जीएन झा में, हाँ, तिग्मांशु धुलिया। और एक से एक उन्होंने मूवी जो है वो डायरेक्ट की है। तो यहां आप देखेंगे कालिदास कहता है, चाहता हूं कि तुम इस समय अपनी आंखों से देख सको। मैं यही चाहता हूं कि तुम इस समय को अपनी आंखों से देख पाओ, जो समय मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। मल्लिका, मेरी आंखें गीली हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। उसके पैरों के पास बैठकर उसके घुटनों पर कोहनियां रख देती है। तुम यहां से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो क्या? तुम यहां से चले भी जाओगे ना कालिदास, तो हर सांस तुम्हारे लिए। ये जो प्रेम का चक्कर है ना, ये खतरनाक है। इसीलिए बाद में समस्या होती है। जो इतना भावना में जो रहता है, फिर बाद में वो भावनाएं ही उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। यहां के हर जगह पर, हर स्थान पर तुम्हारी ही जो प्रतिभा हमें दिखती है। हर जगह तुम दिखते हो। यहां लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूं। वे सामान्य की कसौटी तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूं, मैं तुम्हें महसूस, मतलब कालिदास जाना चाहता है तो इस बात का विश्वास पाना चाहता है कि मेरे जानने के बाद तुम मेरी ही हो। मतलब एक तरह की सिक्योरिटी चाहता है। मल्लिका उसको समझा रही है कि मैं, हाँ, इस बात को समझो। तो विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूं। जानती हूं कि कोई रेखा तुम्हें घेर लेगी, जानती हूं कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर लेगी तो तुम घिर जाओगे। अगर मैं अभी तुम्हारे सामने एक रेखा बन के आ जाऊंगी तो तुम उसी में रुक जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती। इसका मतलब जो विवाह भी हो सकता है। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूं जाओ। तुम पूरी तरह से नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। तुम बात समझो। तुम मुझे भेजना चाहती हो, मैं रुकना चाहता हूं। मैं इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता, तुम इस जगह को छुड़वाना चाहती हो। यहां से जाना मेरे जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। मल्लिका के शब्दों की जो चुभन है उसको अनुभव करके अपनी मुद्रा को स्वाभाविक बनाने रखने का प्रयास करता है कालिदास, और बोलता है कि मैं अनुभव करता हूं कि यह ग्राम, यह प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मल्लिका, मुझे यहां से न निकालो। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हुआ हूं। कई सूत्र ऐसे हैं जो मुझे इस भूमि में, देखो आ जाएगी व्याख्या भी यहीं से, जो मैं पढ़ रहा हूं ना, यहीं से व्याख्या भी आ जाएगी और आई भी है। कई सूत्रों से इस भूमि से मैं जुड़ा हूं। उन सूत्रों में एक सूत्र तुम भी हो। एक सूत्र तुम भी हो। यह आकाश भी है और यह मेघ भी है। यहां की हरियाली भी है और यहां के हरिणों के बच्चे भी हैं, हरिण शावक। और यहां के पशुपाल भी हैं जो गाय चराते हैं। रुक कर मल्लिका की ओर देखता है। यहां से अगर मैं गया मल्लिका, तो मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। यही प्रश्न है गांव से जब कोई व्यक्ति शहर आता है तब। वो शहर आना नहीं चाहता,
लेकिन रोजी रोजगार तो शहर में है। साहब जाएगा वो कहां? और जब वो शहर आता है तो अपने मूल से उखड़ जाता है, और ऐसा व्यक्ति अकेलेपन का शिकार होता है, अजनबीपन का शिकार होता है। वो अपनी पहचान ढूंढता है, उसको पहचान का संकट हो जाता है। कालिदास जानता है कि ये सब होगा, क्योंकि कालिदास खुद कवि है। वो मल्लिका को बार बार समझाता है, लेकिन मल्लिका तो मल्लिका है, उसको कालिदास बनाने पर आमादा है। वो चाहती है कि कालिदास केवल मेरा ही ना रहे, पूरी दुनिया उसे जाने कि कालिदास नाम का कोई व्यक्ति है, एक महान व्यक्ति है कालिदास, जिसको गांव, ये जो मेरा गांव है, ये मेरी मां इसको समझती नहीं है कुछ। जो जिससे प्रेम करता है उससे वो वही चाहता कि इस प्रेमी का इतना नाम हो जाए कि लोग ये कहें कि यही है महेंद्र सिंह धोनी। नहीं भाई, आप सोचिए ना कि महेंद्र सिंह धोनी का जो नाम है वो क्यों इतना प्रसिद्ध है। जो उनसे प्रेम करता रहा होगा। एक तो आपने मूवी भी देखी होगी, उसमें नायिका मर जाती है, कोई वो लड़की थी जो बिहार की कोई झां थी, जिसकी मृत्यु हुई, जिससे वो प्रेम करते थे। जब वो प्रसिद्ध हुए तो वो नहीं रही, बाद में फिर उन्होंने जो विवाह उसी तरीके का ही किया। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि असली इश्क वही है जहां इश्क जिससे किया जाए उसको आगे बढ़ा दिया जाए। इश्क का मतलब ये नहीं है कि अपने भी बर्बाद हो जाए, उसको भी बर्बाद कर दे। बर्बादी नहीं है, आबादी का नाम है इश्क, कि आबाद कर दे जिसको। कोई किसी के साथ है तो उसे आगे बढ़ा दे। यहां मल्लिका कालिदास को आबाद करने के लिए आई है। हर जगह विरोध है मल्लिका का, लेकिन मल्लिका सब कुछ सहकर भी कालिदास को भेजेगी। ठीक है, तो ये अभी जो मैंने लाइनें अभी आपके सामने रखी, इस पे एक बार व्याख्या आ चुकी है। मल्लिका, यह क्यों नहीं सोचते हो कि नई भूमि में तुम्हें क्या क्या मिलेगा? तुम अधिक संपन्न होगे, तुम्हें वो भूमि उर्वर मिलेगी। तुम इस भूमि से तुम जो कुछ भी ग्रहण कर सकते थे वो तुम ले चुके हो कालिदास। इस भूमि से जो कुछ तुम्हें मिलना था वो मिल चुका है। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है, जो तुम्हारे व्यक्तित्व को और अधिक पूर्ण बना दे, तुम्हें और महान बना दे, तुम्हारी रचनाओं को और बेहतर स्थान दे दे। कालिदास, नई भूमि मुझे सुखा भी सकती है मल्लिका। मैं यहां का पौधा हूं, मुझे हरियाली, मुझे पर्वत, मुझे बरसात पसंद है, लेकिन मैं वहां गया तो सूख जाऊंगा तो क्या होगा? प्रश्न देखो कितने शानदार हैं यहां पर। यह फिल्म है, फिल्म भी फेल है इसके सामने। ठीक है, फिर वो टहलने लगता है। मल्लिका, कोई भूमि ऐसी नहीं है जिसके अंदर कोमलता ना हो, और कोमलता नहीं भी होगी तो मुझे अपने कालिदास की प्रतिभा पर विश्वास है। मेरा कालिदास जहां जाएगा उसकी कोमलता का स्पर्श ही इतना गहरा है कि वहां अपने आप फूल खिल उठेंगे। कालिदास, और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। मल्लिका उठकर उसके पास आती है, उसके हाथों में अपना हाथ रख देती है। मल्लिका, यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो? तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। मतलब तुम वहां जाओ, यह आवश्यक नहीं है कि तुम किसी की अपेक्षाओं का पालन करो, तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। कुछ नए भी चीजें तुम्हारे सामने आ सकती हैं। कालिदास, फिर भी बहुत आशंकाएं हो रही हैं मुझे, मेरे हृदय में उत्साह नहीं है जाने को लेकर। मल्लिका, मेरी ओर देखो और जाओ। अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता? विश्वास करो, फिर विश्वास। व्यक्ति जाना नहीं चाहता है, यह बार बार विश्वास दिला रही है। विश्वास करो, तुम यहां से जाकर भी यहां से अलग ना हो पाओगे। मतलब तुम यहां से गए और तुम ये जो सोच रहे हो ना कि तुम्हारी जो चिंता है कि तुम यहां से अलग हो जाओगे, तुम अलग नहीं होगे। विश्वास करो इस बात को। हाँ, यहां की वायु,
यहां का मेघ, यहां के हरण, इन सब को तुम साथ ले जाओगे। और मैं भी तुमसे दूर कहां हूं, मैं भी तुमसे दूर कहां हूं, और ना तुमसे दूर हो पाऊंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत के शिखर पर पहुंच जाऊंगी और उड़कर मेघों में घिर जाया करूंगी, तुम महसूस करना कि मैं तुम्हारे पास हूं। क्या समझ पा रहे हैं भावना का क्या यहां उमाड़ घुमाड़ हो रहा है? बिजली कौंधती है, अचानक चमकने लगती है, मेघ का गर्जन सुनाई देता है, कालिदास उसके हाथ पकड़े रहता है। मल्लिका पलके झपक कर अपने आंसुओं को सुखाती है और कहती है, लगता है वर्षा होगी, यूं भी बहुत अंधेरा हो गया है, आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कालिदास, मुझे जाने के लिए ना कहो। मल्लिका, देखना, मैं तुम्हारे बाद जब तुम जाओगी तो मैं बहुत प्रसन्न रहूंगी, बहुत घूमूंगी, हर संध्या को मंदिर जाऊंगी जगदम्बा के, और सूर्यास्त देने के लिए भी जाया करूंगी। कालिदास, इसका अर्थ है कि मैं तुमसे विदा लूं? मल्लिका, नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी, जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। उसके हाथ छोड़ देती है, जो हाथ पकड़ा था वो हाथ छोड़ दिया। कालिदास पल भर आंखें मूंदे रहता है, फिर झटके से बिना पीछे मुड़े चला जाता है। मल्लिका हाथों में अपना मुंह छिपाए आसन पर बैठती है और तीव्रता से मेघ का गर्जन सुनाई देता है और साथ ही वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है। मल्लिका अपने को रोकने का प्रयत्न करती है, सिसकती है। अंबिका अंदर से आती है, उसके सिर पर हाथ रख देती है और उसका मुंह ऊपर उठाती है, मतलब मल्लिका अब रो रही है। अंबिका मल्लिका आसन से उठ खड़ी होती है और झरोखे के पास जाकर कालिदास को देख रही है, निहार रही है। अंबिका कहती है, तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका, चलो अंदर चल के विश्राम करो। मल्लिका अपनी सिसकियां दबाने का प्रयत्न करती हुई उसी तरह से खड़ी रहती है। मल्लिका, मुझे यहीं रहने दो मां, मैं स्वस्थ नहीं हूं। देखो मां, चारों ओर कितने गहरे मेघ घिरे हैं, कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। कालिदास हैं तो मेघ घिरे हैं, और कालिदास जब नहीं रहेंगे, जहां कालिदास जाएंगे वहीं मेघ भी जाएंगे। अंबिका, रो नहीं मल्लिका। मल्लिका, मैं रो नहीं रही हूं मां, मेरी आंखों से जो बरस रहा है यह दुख नहीं है, सुख है। फिर मां बोलती है, सुख है। अंबिका की गोद में वो अपना मुंह छिपा लेती है। पुनः मेघ गर्जन सुनाई देता है और वर्षा का शब्द और ऊंचा हो जाता है, वर्षा हो रही है। पहला अंक समाप्त हुआ। आया कुछ समझ में? अब ये पहले अंक में यही हुआ कि कालिदास जो हैं जगह छोड़ दी है अपनी, और उन्होंने खुद भी इस बात को समझाया है और कहा भी है कि मैं अनुभव करता हूं कि मैं अपने इस जगह को छोड़कर, वास्तविक भूमि को छोड़कर मैं उखड़ जाऊंगा, मुझे मत भेजो, मैं टूट जाऊंगा, मेरा कुछ है नहीं। इसीलिए अस्तित्ववाद का दर्शन यहां पर है। अस्तित्ववाद का मतलब यह है कि जीवन में कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहीं समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति अपना निर्णय जब नहीं ले पाता है और जब निर्णय दूसरे का थोपा हुआ निर्णय लेता है तो कभी संतुष्ट नहीं होता। यहां कालिदास का निर्णय कुछ और था, मल्लिका का निर्णय कुछ और था, अंबिका का निर्णय कुछ और था। हर व्यक्ति अपने अपने निर्णय में बंधा हुआ है, और यह निर्णय की जो समस्या है, यही समस्या इस नाटक में आपको दिखाई देगी। ठीक है, बोलिए। तो आज के लिए यहीं रुक जाइए और
कल जब आप आएंगे तो आषाढ़ का एक दिन लेकर आएंगे, पढ़कर आएंगे। आषाढ़ का दूसरा जो अंक है वो पढ़ेंगे, फिर हम लोग आपके साथ ही उसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट पेपर में जब आप आएंगे तो भाषा विज्ञान वाला जो है, अभी जितना समय लग रहा है आपको इसी में ही लगेगा, बाकी समय में लगना नहीं है, इधर ही लगेगा जो समय।